नमस्कार, हमारी खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। वीकेंड पर खास तौर पर हम आपके लिए ये पेशकश लेकर आते हैं जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगला एक हफ्ता, अगला एक महीना मार्केट में किस तरह का रह सकता है, जिससे आप ये स्ट्रैटेजाइज कर सकें कि आपके पोर्टफोलियो में आपको किस तरह के बदलाव करने चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में मुनाफा बढ़ सके और घाटा जितना कम हो सके उतना कम हो जाए। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बाजार पर एक तो कच्चा तेल, दूसरा यूएस ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है वो, और तीसरा फैक्टर जो कि एक नया फैक्टर बन गया है, बढ़ती ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स, इसका दबाव साफ तौर पे देखने को मिला। बाजार में हमने 7 दिन की एक तरफा गिरावट देखी। उसके बाद 20 अगस्त को निफ्टी ने जो 7 दिन की गिरावट का सिलसिला था उसको तोड़ा भी, लेकिन शुक्रवार के दिन 21 अगस्त को फिर से हमने देखा एक तो कच्चा तेल और दूसरा बॉन्ड मार्केट का जो स्ट्रेस है वो फिर से बाजार के ऊपर हावी रहा और बाजार एक कॉशियस टेरिटरी में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब ऐसे वॉलेटाइल माहौल में हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ के तौर पर एक लंबी पारी खेली है फाइनेंशियल मार्केट्स में। उनके पास 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। तो इससे बढ़िया और कौन शख्स हो सकता है समझाने के लिए कि जिस तरह का मार्केट का सिनेरियो है उसमें आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा गिरावट सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है या फिर मार्केट में बड़ी कमजोरी की शुरुआत होने वाली है। अगले एक हफ्ते और अगले एक महीने में इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, अगले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए अब सबसे बड़ा रिस्क क्या है? काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स के ऊपर प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस की सेलिंग है, मतलब एफआईएस पूरी तरह से खरीदार नहीं बने हैं, अगर सेलिंग में नहीं भी कहूं, लेकिन कच्चा तेल उछल रहा है, बॉन्ड यील्ड्स उछलने लगी हैं। सर, एक नया फैक्टर, एक नया डर मार्केट में आ गया है। यूएस की बॉन्ड यील्ड आप देखिए 30 साल की 2007 के हाई पर, जर्मनी की बॉन्ड यील्ड्स 2011 के हाई पर, जापान की बॉन्ड यील्ड्स आप देखें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। तो क्या मौजूदा लेवल्स पर मार्केट में फ्रेश बाइंग का मौका है जिस तरह से बाजार गिर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी? देखिए, मार्केट से आप लार्ज कैप्स की बात कर रहे हैं तो जो आपने कहा सब सही है क्योंकि इंटरनेशनल बॉन्ड डील्स की बात करें या फिर क्रूड की बात करें, ये सब देखिए आपने 20 तारीख की बात उठाई कि 7 दिन की लूजिंग स्ट्रीक को मार्केट ने उस दिन रिवर्स कर दिया था जी। और अगर आप आंकड़े देखेंगे और खोल के देखेंगे उस स्थिति को, उस दिन एफआईएस ने 500 करोड़ की बिकवाली की तो जो रैली हुआ था वो एक डीआई और जो कहता हूं मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, नीडी जो कहता हूं, इनकी एक सोच थी कि अच्छा रात को बॉन्ड बाइंग हो गया यूएस में तो ये जो सिचुएशन, और उस दिन एक्चुअली क्रूड बढ़ गया था और भी $2। उसके बुधवार को 92 के लेवल पे था और 20 तारीख को 94-54 पे चल गया था। उसको भी डोमेस्टिक निवेशकों ने इग्नोर किया और सोचा कि यूएस ने बॉन्ड बाइंग लॉन्ग एंड पे कर दिया तो सब ठीक ठाक और जाके खरीदारी कर ली। बट एफआईएस सावधान थे उस दिन भी। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लार्ज कैप की बात करते हैं तो अनलेस एफआईएस अपना मन इंडिया के बारे में बदलते हैं और बेचना छोड़िए खरीदना शुरू करें एक बहुत सिग्निफिकेंट मैनर में, आपको लार्ज कैप में एक बहुत बड़ी आपको दिखना बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि वो एसेंशियली डोमिनेटेड बाय एफआईएस मैं कहूँगा। बिकॉज डीआई की बात 2 है। एक है वो खरीदारी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि देखा मैंने कि 3-4 दिन उन्हें 3-4 हज़ार करोड़ हर दिन की खरीदारी की, और उनके पास जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप वाला पैसा आ रहा है, चाहे वो मिड कैप फंड में हो, स्मॉल कैप फंड में हो, मल्टी कैप में हो। जो पूरा पैसा जो उनके पास है वो लार्ज कैप खरीदने लायक पैसा नहीं है और वो पूरा ध्यान उधर नहीं दे सकते। सेकेंड बात क्या है कि लार्ज कैप जो बैंक स्टॉक है उनकी फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है। जितना भी डीआई दम लगा दे उसमें उसको उठाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इजीली अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस माहौल में जहाँ पे ब्रेंट क्रूड अभी भी 93-94 के लेवल पे है, किस तरफ यहाँ से मुड़ेगी ये पता नहीं है, क्योंकि वॉर का मोड तो मिस्टर ट्रम्प को ही पता नहीं कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं। तो हमें छोड़िए और मार्केट को छोड़िए और एफआईएस को छोड़िए। तो ऐसी हालत में लार्ज कैप में एक भयंकर अप मूव आना मुश्किल है, मगर भयंकर डाउन मूव नहीं जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली अच्छे क्वालिटी कंपनियां हैं जिनकी दाम थोड़ी भी गिरती है एफआई की सेलिंग की वजह से, तो डीआईएस खरीदने के लिए इसको तैयार है। तो एक कंसोलिडेशन मार्केट में एक लार्ज कैप के लेवल में मैं देख रहा हूँ। तो अगर मार्केट से आप खाली लार्ज कैप की मार्केट निफ्टी सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो समझिए कि जो पिछले हफ्ते की हाल थी वैसा ही रहेगा।
1% ऊपर या 1% नीचे से ज्यादा मूव नहीं होगा। ओके तो एक हफ्ते के लिहाज से देखें तो 1% से ज़्यादा का ऊपर या नीचे का मूव नहीं देखने को मिलेगा। लार्ज कैप जो कि एफआईएस ड्रिवन है या डोमिनेटेड है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तेज़ी ना ही बहुत बड़ी कोई गिरावट आ जाएगी, ऐसी फिलहाल आशंका नज़र नहीं आती है। लेकिन सर ये जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, स्पेशली यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखें या फिर 30 साल की बॉन्ड यील्ड देखें, इनमें जो तेजी आई है सर या फिर जो बढ़त आई है, जैसे आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि बॉन्ड बाइंग जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी बाइंग 2 गुना हो रही है, उसके बावजूद भी केवल एक दिन के रिस्पाइट के बाद फिर से बॉन्ड यील्ड्स में हमने उछाल बनता हुआ दिखा। जर्मनी की बात मैंने करी, मैंने जापान की बात करी, ऑल टाइम हाइस के आसपास बॉन्ड यील्ड्स बनती हुई दिख रही हैं। अब हमारे जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं सर, जो कि लिक्विडिटी ड्रिवन होते हैं या फिर एफआईएस ड्रिवन होते हैं, क्या उनसे इस फैक्टर के चलते जो लिक्विडिटी है वो बाहर निकलती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि फेड मिनट्स हॉकिश संकेत थे, उसके साफ तौर पे थे, और वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो सितंबर में रेट कट की उम्मीद जो हम लगाए बैठे थे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखी है। तो इसका सर आप इंडिया के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट क्या देखते हैं? हमने पिछले हफ्ते आरबीआई के मिनट्स भी देखे सर, वो भी कॉशियस ही थे, और अब जो FY27 में रेट कट की उम्मीदें हैं, क्या उस पर सही होगा मानना कि दोबारा सवाल उठने लगे हैं? ओके, दो अलग बात कहता हूँ मैं। एक एफआईएस की बात आपने किया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेड आउटलुक, और दूसरा आरबीआई की आउटलुक। मैं दो अलग तरीके से उसको हैंडल करता हूँ। तो देखिए, ये जो बॉन्ड यील्ड में बढ़त हो रही है वो फेड के मिनट्स के कारण नहीं हो रही है। ठीक है। तो फेड की एक्शन सब शॉर्ट टर्म एंड में होती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स अल्टीमेटली यूएस फिजिकल सिचुएशन, यूएस की बोरिंग सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट कर रही है, जो अच्छी नहीं है। उनका ऑल टाइम हाई में $40 ट्रिलियन बन गया है उनका डेट, तो और इस साल उनको रीफाइनेंस करना बहुत जरूरी है, तो वो प्रेशर यील्ड्स के ऊपर दिख रहा है। ये फेड के उसका संबंध ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी फेड वर्ल्ड वाइड भी क्या हो रहा है कि जर्मनी जापान की बात उठाई आपने, कि ये जो क्रूड की इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके इन्फ्लेशन के लेवल्स पे दिख रहा है ऑटोमेटिकली, इसलिए उन देशों में भी आपको यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल ये क्रूड का ही इम्पैक्ट मैं मानता हूं कि सभी देशों में आपको एक इन्फ्लेशन की राइज के साथ यील्ड्स की भी राइज आप देख रहे हैं, बिकॉज रियल यील्ड मैटर करता है। और तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यील्ड को बढ़ना ही है, नहीं तो रियल यील्ड कंप्रेस हो जाएगी और फंड फ्लो रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसी हालत में नेचुरली इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के ऊपर दबाव आएगा, बिकॉज अब एफआईएस के लिए यूएस के इंटरेस्ट रेट में जापानीज इन्वेस्टर को जापानीज बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बहुत एक अच्छी स्थिति होगी, बिकॉज करेंसी रिस्क नहीं होता है जब अपने ओन देश में आप निवेश करते हो। तो अगर 30 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में क्या 5.2 5.3 पर है, तो बिना कोई करेंसी रिस्क के उनको 5% का यील्ड मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो है तो होल्ड बाय एंड होल्ड करते हैं, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट फ्लोज कम हो सकते हैं, मगर मेरा कॉन्ट्रेंड जो है कि इंडिया के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं आएगा। और क्यों मैं कह रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन के अंदर इंडिया का रॉक बॉटम है। आपने बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट पढ़ा होगा, जहां उन्होंने एक ओपिनियन पोल लिया और सभी फंड मैनेजर्स कह रहे थे कि वर्स्ट आउटलुक उनका मार्केट के ऊपर इंडिया का है। इंडिया के बगल में इंडोनेशिया है, तो लीस्ट पसंदीदा मार्केट एफआईएस का ऑलरेडी इंडिया है। अब उसमें और भी पैसा कम होता है तो कितना और ऑलरेडी वो कर रहे हैं कि बेच रहे हैं तो 1000-2000 करोड़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं तो 500-1000 करोड़ खरीद रहे हैं। तो वो स्थिति में क्या बदलाव आ सकता है? तो बिकवाली जो है 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ से 3000 बच सकती है। तो हमारे मार्केट के ऊपर इतना भयंकर असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लीस्ट फेवरेट मार्केट है, और ऑलरेडी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भी हमारा शेयर ऑल टाइम लो पे 10.9-11 के करीब है। तो इतनी खराब सिचुएशन से और क्या खराब हो सकता है? तो डाउनसाइड रिस्क उतना ज्यादा नहीं है जितना, मगर इसमें कोई पलट आ जाए। जैसे आपने देखा कि ये बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के पहले खबर जो आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत वीक आ रही है अमेरिका में, और रिटेल सेल्स का भी थोड़ा नरमी दिखा। तो ऐसी स्थिति में फेड उन चीजों के ऊपर ध्यान देगी रादर देन द यूएस की फिजिकल सिचुएशन के ऊपर। तो अगर आपको अपना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और भी वीक होते हुए दिख रहा है, जैसे मई, जून एंड जुलाई तीनों खराब रहे अनएम्प्लॉयमेंट की ओर से, और अगर रिटेल सेल्स भी गिरता है, तो फेड की जो आप कह रहे हैं कि रेट कट की और रेट हाइक और रेट कट के बीच में प्रोबेबिलिटी देखें, तो मेरा मानना है कि आप इतनी आसानी से फेड की रेट कट को रूल आउट नहीं कर सकते, रेट हाइक को भी रूल आउट नहीं कर सकते। दोनों तरफ फेड, ये नया फेड है जो
गाइडेंस नहीं देता है, जो डॉट प्लॉट नहीं देता है, जो एक्चुअल डेटा के ऊपर अपना काम करता है। तो भले ही 9:3 वोट में लास्ट फेड की मिनट्स मीटिंग थी, अगले जो मीटिंग आती है उसमें जो रिटेल इन्फ्लेशन और ये और वहां पे भी एक और मैं फाइनली बताऊं कि वो कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं, यानी फूड और फ्यूल को हटाकर कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। और वो कोर इन्फ्लेशन होता है कि रिटेल सेल्स ऐसी नंबर्स पे नरमी आती है तो फेड की पॉलिसी आसानी से बदल सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा बदलाव हुआ तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, को जितना भी इमर्जिंग मार्केट के फ्लोस बढ़ते हैं उसमें हमारे लिए वो सेम 10% शेयर एक बड़ी मूवमेंट होगी हमारे लिए। तो मेरा मानना है कि यस, ये खबर अच्छी नहीं है, बॉन्ड यील्ड्स की बढ़त की खबर ओवरऑल फ्लोज के लिए अच्छी नहीं है, मगर ऑलरेडी हम कौन से बहुत फेवरेट मार्केट थे कि हमें डरना पड़ेगा भैया। सही है सर, हमारा वैसे ही लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट है, हम एमएससीआई में हमारा जो एलोकेशन है ऑल टाइम लो पर है। तो ऐसे माहौल में सब इन सब के बीच में एफआईएस लगातार दबाव में है, जैसे आप कह भी रहे हैं बिकवाली थोड़ी ज़्यादा करते हैं, बाइंग का क्वांटम उनकी ओर से कम देखने को मिलता है। तो किस लेवल पर आपको लगेगा कि सर फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर एफआईएस फिर से इंडिया में एग्रेसिव बाइंग शुरू करेंगे या फिर करने लगे हैं? अगर यूएस यील्ड्स ऊंचे रहते हैं सर, तो क्या इंडिया जैसे एक्सपेंसिव इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईएस की री रेटिंग आपको नहीं लगता मुश्किल हो जाएगी? नहीं, देखिए, इंडिया का स्टैंड अलोन बेसिस पे कोई एफआईआर नहीं दिखता है, इंडिया का ऑलवेज रिलेटिव बात है। तो इंडिया में निवेश करने के लिए इंडिया में हम अब एक लो बीटा मार्केट बन गए हैं। लो बीटा मार्केट माने इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से हमारी उतार या चढ़ाव, क्योंकि बेंचमार्क वही होता है हमारे लिए, हमारी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि डोमेस्टिक बैंक का सपोर्ट ज्यादा गिरने नहीं देता है और एफआई की जो नॉन बाइंग के कारण ज्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो ये लो बीटा मार्केट के अंदर आपको लो बीटा एफआई फ्लोज ही आएंगे। जो हाई बीटा एफआई फ्लो से जो रिस्क लेने के लिए तैयार है वो एआई के पीछे ही भागेंगे, बिकॉज अभी भी कोरिया ताइवान जैसे मार्केट देखे उनकी वैल्यूएशन सस्ती है, बिकॉज एक पीई ग्रोथ के बारे में देखे वहां पे अभी भी उन कंपनियों का 30-40% ईपीएस बढ़ रहा है। तो इंडिया का स्टैंड अलोन हम अच्छे बन गए हैं। ये दुल्हन देखो अभी सच 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 रच के आ रही है, उसका कोई फिक्र नहीं होता है, क्योंकि वहां की दुल्हन और भी प्रॉमिसिंग है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हमारी तरफ से, क्योंकि हम देखिए फिस्कल सिचुएशन में हमने अच्छी मैनेज किया है, तेल का इतने बढ़ने के बाद भी हमने रिटेल इन्फ्लेशन को रीजनेबली काबू में रखा है, हमारे मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं आने दिया। तो हमने कुछ खराब चीज नहीं करी है भैया। तो मगर हमारे अच्छी करने से थोड़ी पैसा आएगा, हमें बाकी लोगों के बारे में कुछ बुरा सोचना पड़ेगा। तो देखिए, तो मेरे ख्याल में इंडिया कुछ भी करे, देखिए अभी $80 बिलियन आरबीआई गवर्नर बात कर रहे हैं कि ये उनके जो सीनियर बी और ईसीबी के कारण जो उन्होंने कार्रवाई लिए है 31 अगस्त को बंद कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि $80 बिलियन अंदर आएगा। तो क्या कमियां हैं? हम सब ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। हमने रिटेल इन्फ्लेशन को उतना बढ़ने नहीं दिया, बिकॉज हमने बहुत कम ही पेट्रोल प्राइस की इंक्रीज की है रिलेटिव टू द कॉस्ट इंक्रीज ऑब्जर्व किया है ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज ने। तो मेरा मानना है कि हम जस्ट जो करते रहें उसको करते रहें, एक दिन आएगा जब उनको लगेगा कि वो ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं एआई के लिए, तब जो वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक सेफर मार्केट इमर्जिंग मार्केट ढूंढने के, तब हम सही दिखेंगे। वो दिन कब होगा ना हम जानो ना तुम, मगर हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। मगर क्योंकि हमारी ग्रोथ लार्ज कैप्स की 30-40% थोड़ी बढ़ सकती है, तो हम कंपीट करें कोरिया और ताइवान जैसी मार्केट के साथ, यार वो नामुमकिन है। हमारी 30-40% ग्रोथ माइक्रो कैप स्मॉल कैप में आ सकती है, पर एफआई थोड़ी वहां के निवेश करेंगे। तो ये हमारी तरफ देखिए जो कर रहे हैं हम एज अ देश, एज अ स्टॉक मार्केट, हमारी तरफ से वो सही है, मगर एफआई के आने के लिए कुछ और स्थिति में बदलाव आनी चाहिए जो हमारी कॉम्पिटिटर है पैसे के लिए। मतलब हम अच्छे हैं लेकिन हमारे सामने बाकी जो है वो भी ठीक ठाक हैं, या तो वो खराब हो जाएं तो हम थोड़े और अच्छे या बहुत बहुत बेहतर दिखने लगे तो शायद एफआईएस का पैसा आ जाए। तो एक अच्छी बात आपने बताई सर कि एफआईएस कभी भी हमें स्टैंड लोन बेसिस पे नहीं देखते हैं, यानी कि बाकी देशों की तुलना में, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में हमें देखा जाता है। तो हम जितना भी अच्छा कर लें, लेकिन अगर बाकी हमसे अच्छे हैं तो पैसा वहाँ पर जाएगा, या तो हम और अच्छे हो जाएँ या फिर हमारी तुलना में जो बाकी देश है, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो थोड़े से खराब दिखे, कुछ ऐसा लगे, तो एफआईएस का पैसा यहाँ पर आए। लेकिन सर हमारे लिए एक चिंता की बात है क्रूड।
क्रूड ऊपर जा रहा है सर, क्रूड 90-95 डॉलर के आसपास फिर से आ गया है। तो अगर क्रूड यहाँ से और ऊपर जाता है तो निफ्टी में जो करेक्शन है सर वो कितना और गहरा सकता है? किस क्रूड के लेवल पर आपको लगेगा सर कि ये अलार्मिंग बेल है, आप भी अलार्म रेस करेंगे या फिर घंटी बजा देंगे? क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखिए सर तो अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। तो क्या इंडियन मार्केट्स का जो सबसे बड़ा कैजुअलिटी, अगर मान लीजिए क्रूड प्राइसेस यहाँ से बढ़ते हैं, यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ ही रहा है, कैजुअलिटी क्या होगी सर? कंजम्पशन पे हिट आएगा या फिर कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन्स पर? देखिए, मेरे ख्याल में अप टू $100 हम सह सकते हैं। 100 के ऊपर ही दिक्कतें आएगी और वहां पर ही गवर्नमेंट को भी वापस डिसीजन लेना होगा कि रिटेल दाम बढ़ाने की कोशिश करे। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के ऊपर, एविएशन के ऊपर, पेंट्स के ऊपर, टायर्स के ऊपर, जहाँ पे भी क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव्स ज़्यादा आते हैं उन्हीं सेक्टर्स के आएगा। मैं ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन के ऊपर उतना नहीं देख रहा हूँ। देखिए, ऑटो में इम्पैक्ट आता है, मगर जैसे आपने देखा कि ऑटो की सेल्स इतनी ज़बरदस्त है तो मारुति हुंडई जैसे कंपनियां अभी प्राइस हाइक्स की बात कर रही है। तो वो एक आधा % मारुति ने किया, हुंडई ने 1% की बात की है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए, बिकॉज रिटेल मूड अभी खराब नहीं हुआ है खरीदारी के लिए ऑटो की सेल्स देखा। आने वाले दिन में फेस्टिवल सीजन है, तो मेरे ख्याल में टॉप लाइन की ग्रोथ जब तक ठीक रहेगी, थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज ये भी पास ऑन कर सकते हैं। तो इतनी मुझे $100 क्रूड तक उतनी दिक्कतें नहीं दिखती है। अगर 100 को पार कर दिया तो फिर मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, 100 के ऊपर क्रूड टिक के रही तो एफआईएस की कैश मार्केट की बात छोड़िए, जो शॉर्टिंग करते हैं हेज फंड्स वो बढ़ जाएंगे, तो मार्केट के लिए वो खराब है। क्योंकि अब देखा मैंने कि पहले शॉर्टिंग जो मार्च में बहुत शॉर्टिंग उन्होंने किया, बिकॉज 125 तक क्रूड चली गई थी और बहुत सारे हेज फंड्स ने इंडिया में शॉर्ट्स बढ़ा दिया था और वो दबाव आई थी मार्केट के ऊपर। अब वापस वो गिर के क्योंकि ऑयल का स्टेबिलिटी दिया 72 तक गया, तो वो शॉर्ट्स कवर होकर अनवाइंड भी हो गए। अब वापस वो शॉर्ट्स थोड़ी बिल्डअप हो रहे हैं, मगर 100 तक मैं समझता हूं कि मार्केट झेल सकती है। 100 के ऊपर एक लंबी अवधि के लिए दिख रहा है मार्केट, तो ये शॉर्ट्स वापस बढ़ जाएगी तो वो मार्केट को तोड़ सकती है। तो मेरे ख्याल में एक है मार्जिन का इंपैक्ट जो आपके अगले अर्निंग सीजन पे देखेगा और मार्केट उसको एंटिसिपेट करके इन सेक्टर पे थोड़ी प्रेशर आ सकती है। वो एंटिसिपेटरी होगा और अर्निंग सीजन आते ही उसका रियल इंपैक्ट दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2, मगर शॉर्टिंग उससे पहले शुरू हो सकता है एफएस की ओर से और वो मार्केट को गिरा सकता है। तो मेरे लिए 100 एक लक्ष्मण रेखा समझिए आप मन में। बिल्कुल, $100 का क्रूड ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा या फिर एक बड़ा फैक्टर हो गया। अगर 100 के पार चला जाता है क्रूड तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप का क्या करें सर? इनकी जो वैल्यूएशन है अभी भी आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं या फिर लार्ज कैप्स में ही वापस जाना बेहतर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो? क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी अर्निंग्स के मुकाबले वैल्यूएशन बहुत आगे निकल चुके हैं? क्योंकि रिजल्ट सीजन से पहले हमने देखा था मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा चल चुके थे। ये जो रिजल्ट सीजन है इसके हिसाब से क्या वैल्यूएशंस ने कैचअप कर लिया है अर्निंग्स को? टू सम एक्सटेंट देखिए, स्मॉल कैप का मैंने देखा कि 22% के ऊपर वाई प्रॉफिट ग्रोथ था। माइक्रो कैप का नहीं सॉरी मिड कैप का 22% था, स्मॉल कैप का 33 था, बट माइक्रो कैप और उसके नीचे थोड़ी प्रेशर्स दिखी। ठीक है, तो टॉप 500 कंपनीज की अच्छी रही, तो उसके नीचे थोड़ा प्रेशर दिखा मुझे। तो वैल्यूएशन में आपको बहुत फर्क है सेक्टरली और स्टॉक वाइज भी। तो इसलिए मेरा मानना है कि देखिए, प्रॉब्लम वैल्यूएशंस की नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं मैं, सिचुएशन ये है कि पैसा जो डीआईएस के पास है वो मिडिल स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा है ज्यादा। तो वैल्यूएशंस की फिक्र मुझे उतनी नहीं है। कि बात यह है कि ये और भी उनको ही खरीदेंगे तो वैल्यूएशंस और भी महंगी हो सकती है, यानी प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो एज ए निवेशक आपको चाहिए रिटर्न्स, तो आप वैल्यूएशन देकर अगर मिड कैप फंड मैनेजर और स्मॉल कैप फंड मैनेजर वही स्टॉक को खरीदने वाले हैं तो आपको पैसा उधर ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आपकी जो स्थिति है कि फ्लोज की बात करें, लास्ट मंथ की फ्लोज देखिए तो स्मॉल कैप फंड्स में फ्लोज बढ़े थे, लार्ज कैप फंड्स में फ्लोज गिरे थे। एमफी के डेटा आपने देखा तो क्लियरली लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में ही फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं। और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी जो इंडिविजुअल्स है या एचएनआई या पीएमएस है वो भी ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप को ही खरीद रहे हैं। ओके,
तो आपके आउटलुक में वॉलिटिलिटी रहेगी, मगर पैसा भी उधर ही बन रहा है। बिकॉज लार्ज कैप में प्रॉब्लम क्या है कि एफआईएस की रुझान नहीं है, लार्ज कैप में फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है, तो बहुत भयंकर सेलिंग होने से भी ज्यादा गिरती नहीं है, भयंकर परचेजिंग होने से भी ज्यादा बढ़ती नहीं है। तो सेफ्टी के तौर पर ही लार्ज कैप को आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, रिटर्न के हिसाब से नहीं। तो आप रिस्क वॉर्ड की बात किया तो रिस्क आपको मिड एंड स्मॉल कैप में आता है रिटर्न के साथ, और आपको रिस्क कम है उसमें रिटर्न भी कम होगा। तो ये आपकी रिस्क कैपिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप रिस्क झेलने को तैयार है। बिकॉज रिटर्न अल्टीमेटली आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ही बनेंगे, बट रिस्क के साथ आएगा। तो अगर आप रिस्क उतना लेना नहीं चाहते हैं तो आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम करा दीजिए। तो यही मेरी सलाह है। तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि लार्ज कैप्स जैसे मैंने कहा कुछ मिनट पहले 1% इधर उधर ही होंगे, अगर मिड कैप में आपको वायलेंट मूव देखेगा, सेक्टरली बहुत चर्न होगा, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड तरीके से कोई मिड एंड स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड को चुनने से बेहतर होगा। बिकॉज सेक्टरली देखिए, एक दिन एक सेक्टर चलता है, अगले दिन वो सेक्टर गिरता है। इतना भयंकर सेक्टर रोटेशन और प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो इंडिविजुअल एक सेक्टर को पकड़कर कहना कि यही सेक्टर इस क्वार्टर में भी अच्छा करेगा और 3 साल में भी अच्छा करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। फेयर इनफ, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा तो मिड कैप स्मॉल कैप में ही बनेगा, भले ही विद अ हाई रिस्क। यस, ठीक है। अब आपने सेक्टर्स की बात करी, सेक्टर्स में चुनाव करना बहुत मुश्किल हो गया। जब मैंने लास्ट मंथ आपसे बातचीत करी थी, आपने कहा था कि आईटी में पैसा लगाइए, जो एआई की जो डिसरप्शन है या फिर जो थकावट है उसका फ़ायदा कुछ हद तक आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से अगर हम 1 महीना और पकड़ के चलें सर, तो कौन से 3 सेक्टर या 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको पसंद है? आपने आईटी की बात पिछले महीने की थी, क्या अभी भी उसमें वैल्यू अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपको लगता है कि वो एक वैल्यू ट्रैप सा बनता जा रहा है? नहीं, अगर आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म है एंड आप ट्रेडिंग आउटलुक से देख रहे हैं और आप अपना बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, तो आईटी में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, बाउंस बैक रिकवरी के लिए बाउंस बैक के लिए आपको प्ले करना होगा, पर जितना जल्दी आप घुसें जितना जल्दी निकलना भी होगा। ठीक है, राइट, बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी नहीं होगी आईटी में। टैक्टिकली आप एंटर करके एग्जिट करके अपना प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप तय कीजिए, और उससे डिसिप्लिन रहिए। तो क्योंकि आईटी में क्या हुआ है, सिचुएशन की ओवर करेक्शन हुई है, बाउंस बैक हो रहा है, फिर वापस करेक्शन हो रहा है, फिर हो रहा है, तो एक हाईली वॉलेटाइल सेक्टर बन गई है, बट पैसा बन सकता है अगर आप स्मार्टली खेलोगे तो। ठीक है, तो मैं मानता हूँ। और लॉन्गर टर्म आप कहना चाहिए तो एक वैल्यू प्रोपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में रखना है तो रख सकते हैं, मगर ग्रोथ के लिए जरूर नहीं। ओके, आईटी के बारे में वो किया मैंने। वकेस मुझे इस क्वार्टर के लिए जो आउटलुक अच्छी लग रही है, मुझे सबसे ज्यादा मैं कैसे कहूँ, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। तो ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के अंदर मैं रियल एस्टेट को भी मानता हूँ, ऑटो को भी मानता हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी मानता हूँ, हाई एंड रिटेल को भी मानता हूँ, और क्विक कॉमर्स को भी मानता हूँ। तो ये सब मुझे एक ओवरऑल ब्रॉडर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट स्पेस में मैं मानता हूँ कि फेस्टिवल सीजन सामने है। सेकेंड बात है कि पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में क्या दिखा कि मार्जिन प्रेशर भले ही हो क्रूड के कारण में, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्रूड का इंपैक्ट होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट में, ऑटो में होता है, तो फिर भी सेल्स इतनी जबरदस्त हो तो इजीली उस मार्जिन प्रेशर को कवर करके आपका ईपीएस बढ़ सकता है। यही ऑटो ने हमें दिखाया है। और मेरा मानना है कि रिटेल कंज्यूमर का अभी भी इस वॉर का इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर नहीं दिख रहा है। ऑटो की सेल्स जून और जुलाई में देखे भयंकर थे, तो उस हिसाब से देखें तो मेरा मानना है कि ये क्वार्टर में डेफिनेटली क्रूड के प्रेशर्स पिछले क्वार्टर के माफिक कम है। और अगर टॉप लाइन सेल्स फेस्टिवल के कारण एक रुझान बढ़ाती है तो डेफिनेटली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पैक में आउट परफॉर्म करते हुए देख रहा हूं। तो मेरी वो अव्वल नंबर की चॉइस होगी फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड टॉप लाइन प्लस बॉटम लाइन ग्रोथ। उसके पीछे वेरी क्लोज सेकंड मैं मानता हूं कि एनबीएफसीज और मीडियम साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि ये सब जो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं वहां सब में आपको एक ईएमआई के जरिए ही खरीदारी होगी, तो इनकी क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आएगी और उनके ऊपर भी जो मार्जिन प्रेशर, निम प्रेशर की बात हो रही थी वो इजीली कवर हो जाएगा विद फास्ट ग्रोथ इन द लेंडिंग बुक। तो ये मैं क्यों मीडियम साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक को कह रहा हूं, क्योंकि लार्ज साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी मिलेंगे बिजनेस, बट जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट में वहां एफआईएस का ज्यादा एक होल्डिंग होने के कारण, बहुत फ्री फ्लोट होने के कारण बहुत बड़ा मूव उनके दाम में आना आसान नहीं है। Whereas मीडियम साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको
एक अच्छा इम्पैक्ट उसका शेयर प्राइस में भी दिख सकता है। तो ये मेरी सेकंड पिक होगी फॉर द इमीडिएट क्वार्टर। ठीक है, त्योहारी सीजन आ रहा है तो आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन सेक्टर्स पे फोकस कीजिए, रियल एस्टेट है, ऑटो है, हाई एंड रिटेल है, इस पे फोकस कीजिए और इसके साथ साथ एनबीएफसी और जो मिड कैप क्वालिटी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करके चलें। सर एक फैक्टर और है, क्योंकि हम रिटेल फोकस्ड हैं, हम रिटेल निवेशक हमारे ज़्यादा व्यूअर्स हैं, उस हिसाब से जो सेबी की स्टडी आई है सर, मैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर फॉलो करते आ रहे हैं मार्केट्स को 4 दशक से ज़्यादा हो गया। FY26 की ये स्टडी है, उसके मुताबिक आप देखेंगे तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स की जो संख्या है वो सेबी कह रहा है कि 20% घटी है, लेकिन फिर भी 88% के आसपास ट्रेडर्स हैं जिनको नुकसान हुआ है, जबकि जो प्रॉपराइटरी ट्रेडर्स हैं और जो FPIs हैं उन्होंने बड़े प्रॉफिट कमाए हैं। तो सेबी की जो नई FNO स्टडी है वो क्या दर्शा रही है सर? आपके हिसाब से क्या रिटेल स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी बन गया है, यानी कि रिटेल पैसा खोता जा रहा है और जो बड़े निवेशक हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका पैसा बनता जा रहा है? जब एल्गो और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अरबों रुपए कमा रहे हैं और रिटेल लगातार हार रहा है सर, तो क्या आपके हिसाब से रिटेल के लिए है एक्चुअली ये FNO मार्केट? क्या ये जेन्युइनली लेवल प्लेइंग फील्ड है या फिर रिटेल को दूर रहना चाहिए स्टडी के हिसाब से FNO मार्केट से? मैं कहूँगा ना इस तरफ ना उस तरफ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये जो स्टडी से भी यहाँ पे पब्लिश कर रही है, इंटरनेशनली यही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलवेज एक गैम्बलिंग कैसीनो में द हाउस विंस, ठीक है। सो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का मार्केट में रहना बहुत जरूरी है। उसमें बकरा रहेगा, बलि का बकरा रहेगा, वो रिटेल होता है, वो चाहे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, होता है बिकॉज उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स, वो एल्गोरिथमिक टूल्स नहीं है, जो स्पीड ऑफ एक्शन नहीं है, जो वॉल्यूम में कर सकते हैं वो नहीं है, ये ऑटोमेटिक बात है। तो इसके लिए आपको कहना कि रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करना गलत है, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो रिटेल यहाँ पे कर रहे हैं वो निवेशक नहीं है, ये ट्रेडिंग मेंटालिटी के है, जो इनको क्विक पैसा बनाना है, इसलिए वो अपना रिस्क ले रहे हैं और रिस्क से रिवॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस हिसाब से देखिए। जो सेबी ने कार्रवाई ली उसके कारण 20% घटा, पर वो खाली कारण नहीं है, जिनका बहुत नुकसान हुआ उनको भी रियलाइज हुआ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, तो जला हुआ बच्चा आग से डरता है ना, बिल्कुल तो यही हुआ है। तो लॉसेस का इंपैक्ट दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली जो छोटे मोटे ट्रेडर है वो निकल रहे हैं, मगर मैं इसमें दोषी रिटेल ट्रेडर को नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस क्लियर है, मुझे जल्दी पैसा बनाना है। जैसे इंडिया में गैम्बलिंग ऑफिशियली अलाउड नहीं है, खाली गोवा और काठमांडू जाना पड़ता है, राइट? तो एक आउटलेट, ये आउटलेट है, और जब एक व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार है, रिवॉर्ड के साथ करने के लिए तैयार है, मेरा मानना है कि उसको हम मना कैसे कर सकते हैं? वो ट्रेडर नहीं है। आप उनको वापस ये सलाह दे, अरे निवेशक है, लॉन्ग टर्म सोचे, अरे भैया लॉन्ग टर्म सोच रहा है तो वैसे भी कर रहा है, समझे? आप उसकी मेंटालिटी को समझनी चाहिए। और अगर ऐसे प्लेयर मार्केट से हट गए तो मार्केट की हालत सोचो, कोई किसी को एक लो फ्लोटिंग स्टॉक को बेचना चाह रहा है तो कोई बायर नहीं है तो क्या करेगा? तो मार्केट में ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ये पार्टिसिपेंट्स है। क्या जरूरी है कि उनको सही तरह से एडवाइस दिया जाए, एजुकेट किया जाए। इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं, ट्रेडर एजुकेशन। ट्रेडिंग में भी आपको कैसे करना है, एक डिसिप्लिन तो उसका भी है, उसका बुक प्रॉफिट कैसे रखना है, स्टॉप लॉस कैसे करना है, कहां पे ट्रेड करना है, लो लिक्विड में ट्रेड करना है या हाई लिक्विडिटी में करना है, हाई प्रॉफिट को ढूंढना है या स्मॉल प्रॉफिट से रिपीट में ट्रेड करना है, ये सब है जो एक स्मार्ट ट्रेडर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है, स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स भी है जो पैसा बना रहे हैं, गिनती कम है उनकी। और फाइनली मैं कहूंगा कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि वो फिन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंड करके एंटर कर रहे हैं, और फिन इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं, वो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी तरफ पंप एंड डंप कर रहे हैं, उसमें रिटेल फंस जाता है। तो प्रॉब्लम खाली उन ट्रेडर का नहीं है, उनको पैसा बनाना है, ठीक है, ऐसी व्यक्ति है तो आने दो उनको, मगर जो फिन इन्फ्लुएंसर है वो बिना कोई सब्सटेंशियल लॉजिक, बिना कोई, खाली अपने फायदे के लिए इनको गलत एडवाइस देकर मार्केट में घुसा रहे हैं, उनके ऊपर सेबी ने कार्रवाई शुरू की है, कर रहे हैं। मगर और भी जरूरी है, बिकॉज ये अनरेगुलेटेड फिन इन्फ्लुएंसर्स ही इनको खराब करें, क्योंकि उनको बहुत ख्वाहिश दिखा रहे हैं कि इतना पैसा दुगना 3 महीने में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे करना बहुत गलत है, और उनके ऊपर कार्रवाई लेने से
एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की जरूरी है मार्केट में, जो कॉन्ट्रा करे। और अल्टीमेटली देखें तो रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर्स डेफिनेटली कंप्लीटली विनर्स नहीं बन सकते, बिकॉज हाउस के पास एडवांटेजेस है बल्क आई में एग्री। मूव। और अभी देखा आपने, सेबी ने कैश के बारे में दो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कार्रवाई भी ली, जी। कैसे उन्होंने गेम किया। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे करते रहेंगे, उसका काउंटर कौन था? रिटेल ही था ना। तो एग्जैक्टली। इसीलिए मेरा मानना है कि ये रिटेल ट्रेडिंग को एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मार्केट का लेकर सेबी को कार्रवाई जो ले रहे हैं ऑलरेडी, उसको और मजबूत करनी चाहिए, फिन इन्फ्लुएंस पर एक्ट करना चाहिए, और ट्रेडर्स के लिए एक तरह की फिनेंशियल लिटरेसी और कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर आपको एजुकेशन करना है। खाली हर ट्रेडर को आप इन्वेस्टर समझ के उसको इन्वेस्टर एजुकेशन मत कीजिए। उसको जाके 10 साल में ये इतना पैसा बनेगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, ये सब उसके कान में वो सुनता ही नहीं है। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन वेस्ट है उनके लिए। उनके ठीक लिए है। आपको इस तरह से एक एजुकेशन का एफर्ट करना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है भैया, ये है पिटफॉल्स ट्रेडिंग में, ये है यहाँ पर ज्यादा नुकसान हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे मैनेज करना है। ऐसे उनको एजुकेशन की जरूरत है ऑन हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट। मतलब इन्वेस्टर एडुकेशन से ज़्यादा ट्रेडर एडुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर अगर सेबी ज़्यादा फोकस करे, इस चीज़ की फोकस ना करें कि रिटेल निवेशकों को कैसे एफएनओ मार्केट से हटाया जाए। ठीक है, अच्छी बात है सर। सबको पता होना चाहिए कि आप जब एंटर कर रहे हैं तो क्विक मनी के लिए नहीं एंटर कर रहे हैं, बल्कि एफएनओ मार्केट का जो मेन मोटिव है वो हेजिंग है। तो हेजिंग के लिए अगर आप आते हैं एफएनओ मार्केट में, उस तरह से अगर आप आएंगे तो शायद आप अपने हाथ नहीं जलाएंगे। एक दो सवाल आखिरी सर आपसे। एक तो गोल्ड सिल्वर, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी आपने कहा था 2:1 रेशो में आप गोल्ड सिल्वर को खरीदिए। वो रणनीति कारगर साबित हुई भी है सर। गोल्ड सिल्वर में लोअर लेवल से बहुत अच्छे मोमेंटम हमने बनते हुए देखा भी है। अब ये जो रैली आई है सर 4000 के नीचे से, ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड माफ कीजिए सोना $4600 के पार भी पहुंचता हुआ दिखा है। तो अब क्या मौका है गोल्ड सिल्वर में? क्या गोल्ड और सिल्वर यहां से और ऊपर की और ऊंचाइयां छुएंगे? अभी भी एलोकेशन किया जा सकता है, या फिर ट्रेडिंग मेंटेलिटी रखें गोल्ड सिल्वर में भी, 4000 के नीचे लिया, 4600 के आसपास आ गया, प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं 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 नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए, ये जो बॉन्ड यील्ड की बढ़त है उसके कारण जो हो रहा है रिएक्शन, देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि कोर एलोकेशन को पहले पूरी कीजिए। मेरे ख्याल में 15 से 20% गोल्ड प्लस सिल्वर का कॉम्बिनेशन आपको पोर्टफोलियो में रखना ही है। और अगर अब क्या हुआ है कि ये बढ़त जो हुआ है उसके कारण वो रेशियो बढ़ गए हैं, तो आप सोच लीजिए क्या करेंगे एक्सेस का। मगर मेरे आउटलुक में अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर का मीडियम टर्म आउटलुक एक अच्छी स्थिति में है। और मैं मानता हूं को गोल्ड आप एक लार्ज कैप की तरह ट्रीट कीजिए और सिल्वर को स्मॉल कैप की तरह। उस हिसाब से उस वॉलिटिलिटी को मैनेज करने के लिए फिर क्या सामने सीधा बनता है कि सिल्वर को आप एक स्टैगर्ड तरीके से एसआईपी के जरिए आप सिल्वर ईटीएफ में करके एक्वायर कीजिए। फिर गोल्ड में मेरे ख्याल में आप लमसम भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिल्वर ईटीएफ में आप धीरे धीरे एसआईपी के जरिए पैसा लगाएं। गोल्ड में आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको आप चाहेंगे तो अभी भी मीडियम टर्म का जो व्यू है वो आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। आखिरी सवाल सर, अगर निफ्टी मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अगले कुछ दिनों में या कुछ महीने में अगर 5 से 7% गिरता है, तो इन्वेस्टर को अपने पास कैश रखना चाहिए या फिर स्टैगर्ड बाइंग वे में बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज देखिए ये 7 दिन की जो करेक्शन आई थी उसी टाइम में मैंने एक स्टडी किया था पास्ट रिटर्न्स, जब भी निफ्टी का 7 दिन का कंटिन्यूस गिरावट आया है, तो मैंने देखा कि अगर 1 साल के लिए अब रुकने के लिए तैयार है, तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे निफ्टी एक 7 डेज 8 डेज की करेक्शन में रहती है, तो 1 साल में आपके पास 90% चांसेस है कि 16 से 20% का रिटर्न बने 1 साल के बाद। तो ऐसी आपको 1 साल की आउटलुक है, तो ये जो करेक्शन हुआ है वही ऑलरेडी मौका है खरीदने के लिए। और अगर और 5-7% गिरता है तो जरूर आपके लिए वो खरीदने का मौका बनता ही है। ठीक है, ओके। तो ये जो गिरावट है ये खरीदारी करने का मौका है। कोई और गिरावट भी मिल जाती है तो और यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। और सर ने एक बात बढ़िया बोली है कि लार्ज कैप केवल सेफ्टी के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। पैसा तो आपका मिड कैप स्मॉल कैप में बनेगा, भले ही वैल्यूएशन हाई है, लेकिन डीआईएस को पैसा जो हम और आप लोग जैसे एसआईपी के जरिए दे रहे हैं वो पैसा जा रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो इनके वैल्यूएशन हो सकता है यहाँ से और भी ज़्यादा एक्सपैंड होते हुए नजर आए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार में पैसा लगाइए। बहुत शुक्रिया आपका सर अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए।